Please, may I come in? Please. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. Please sit down. Thank you, ma'am. जी, आपका शुभ नाम? सर, मेरा नाम प्रतिभा मेहरा है। जी। अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कुछ बताइए। सर, मैंने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय जबलपुर से की है। उसके बाद मैंने बीई की डिग्री जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में पूरी की। उसके बाद मैंने एमई की डिग्री जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से ही कंप्लीट की। उसके बाद मैंने एनएसटीआई मुंबई से सीआईटीएस में सर्टिफिकेट हासिल किया है। जबलपुर से ही हैं आप? जी सर। ठीक है। यहाँ पर रोकना चाहूँगा मैं आपको और कुछ बताना चाहूँगा। पहला पॉइंट है कि जब आप आ रहे थे, जब आप चल रहे थे, जैसे आपने कहा मे आई कम इन, तो जब आप चल रहे थे, आप चाहें तो तब भी विश कर सकते थे, फर्स्ट राइट। सेकंड, जैसा आपने किया वो भी बिल्कुल सही है, वो कुछ गलत नहीं है, ठीक। दूसरा, आपसे आपका नाम और आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछने की वजह ये थी कि मैं क्रॉस चेक कर रहा था कि मेरे हाथ में आप ही की फाइल है कि नहीं। कई बार धोखा हो जाता है, आपके पहले एक व्यक्ति इंटरव्यू देकर गया है, हो जाता है। स्पेशली नाम और डेट ऑफ बर्थ से कंफर्म करते हैं वहां पर। मैंने जानबूझकर डेट ऑफ बर्थ आपसे इसलिए नहीं पूछी क्योंकि आप ऑन रिकॉर्ड हैं अभी, ठीक है। पूरा का पूरा वीडियो शूट हो रहा है, इसलिए मैंने नहीं पूछी। वहां पर इस तरह से पूछा जा सकता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जबलपुर में क्या खास है, क्या अच्छा है? सर, जबलपुर में खास है यहाँ पे गन कैरेज फैक्ट्री जो कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर आती है। यहाँ पे 4 फैक्ट्रियाँ हैं। यहाँ पे जबलपुर में मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है। साथ ही साथ यहाँ रेलवे का पश्चिम मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर है यहाँ पे स्थित। अगर हम घूमने की स्थिति से देखा जाए तो यहाँ नर्मदा नदी है और जहाँ पे एक मनोहर धुआंधार का फॉल है। यहाँ पे शिक्षा के लिए भी कई सारे विश्वविद्यालय और कॉलेजेस हैं। बहुत अच्छा आपका आंसर था, लेकिन बाद में, ठीक। बिगिनिंग जो अपन ने थी, क्वेश्चन ये था कि जबलपुर में अच्छा क्या है, जबलपुर में क्या खास है, ठीक। कहीं का भी आपसे पूछा जाए, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, भारत में, सबसे पहले खास लोग होते हैं वहां के लोग। सर, लोग बहुत अच्छे हैं, पहले जनता जनार्दन है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये होता है कि साहब यहाँ पर शैक्षणिक दृष्टि से जो आपने कहा कि एजुकेशन के लिए वो बहुत अच्छा था। आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से आपने पहले बता दिया, पर्यटन की दृष्टि से, तो ये अलग अलग एंगल पर बताते थे। लेकिन जब अपन शुरुआत उड़ाते हैं तो सर बहुत ही सुंदर शहर है, बहुत अच्छे लोग हैं, क्योंकि अपन अच्छे तो सब अच्छा देखेगा अपन को, नहीं तो अपन अच्छे नहीं है तो अपन को अपना पड़ोसी भी अच्छा नहीं दिखता। अगर अपन किसी भी शहर में रहते हो, कभी भी एग्जाम में वहां पर आपका एक एटीट्यूड, एक वे, एक फिलॉसफी आपकी लाइफ की, वो देखने का प्रयास कर रहा होता है कि आप किन किन को समाहित करते हैं। अपन क्या होता है कि किताबें पढ़ के जाते हैं तो हम लोग कहाँ उठा के भेड़ाघाट बता दिया अपने जबलपुर का, हाईकोर्ट बता दिया, अपने रट के आए थे और ये सब चीजें, तो वो हो जाता है थोड़ी सा। तो उनका जो पूछने का आशय ये है, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सबसे पहले आते हैं लोग, व्यक्ति, उनके संस्कार, अच्छे लोग, अच्छा परिवेश, अच्छा एटमॉस्फेयर है, लॉ एंड ऑर्डर काफी अच्छा है, शैक्षणिक दृष्टि से काफी अच्छा है, विद्यार्थियों के पास में अवसर है। कई अपन ने बताया कि शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक ये एस्पेक्ट बताए, तो उसमें कहीं ना कहीं कवर अप हो जाता है शायद एग्जामिनर के दिमाग में जो चीज पॉइंट हो। हाँ, उसके बाद में कहीं नहीं आप हमें टूरिज्म की दृष्टि से ही बताइए, फिर अपन टूरिज्म पर आ जाएंगे। क्लियर है? बट बिगिनिंग थोड़ी सा इस प्रकार से मेरे ख्याल से होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए, तो जबलपुर में कोई 4 टूरिस्ट प्लेस के नाम बताइए जो सबसे प्रसिद्ध हों। सर, जबलपुर में कई टूरिस्ट प्लेसेस हैं और सुंदर मनोहर वहाँ दृश्य हैं। सबसे पहला मैं बताना चाहूँगी सबसे फेमस धुआंधार फॉल जो नर्मदा नदी के ऊपर स्थित है। दूसरा इसका ही एक घाट है कुआरी घाट जहाँ पे नर्मदा आरती बहुत फेमस है। इसके साथ ही यहाँ पे 64 योगिनी मंदिर है जहाँ पे लोग श्रद्धालु जाते हैं। और यहाँ पे एक और है, एक डैम है बरगी डैम जहाँ पे लोग काफी पर्यटन की दृष्टि से जाते हैं। 64 योगिनी मंदिर क्यों उसको कहा जाता है? सर, मुझे इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है। ठीक है, वेरी गुड।
क्या वहां पर 64 योगिनियों की मूर्ति इसलिए कहा जाता है? सर मुझे इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है, सॉरी वेरी सर। गुड, बहुत अच्छा आंसर है ये। आपकी वो फील्ड नहीं है, ठीक है। और उस नाम को एक सा देखने के कारण ही जानबूझकर वहां वो क्वेश्चन पूछा गया कि 64 योगिनी यानी 64 ही प्रतिमाएं होंगी, और ताकि व्यक्ति हामी हाँ में हाँ मिला दे, जबकि 64 नहीं है, ठीक है। इसलिए वो जानबूझ के वहां पर पुट किया गया था। जी। आपका आंसर एक बेहतरीन था, आपको नहीं मालूम है आप क्या बोलेंगे, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं क्षमा चाहती हूँ, सॉरी सर, सॉरी मैम, ठीक है। और आई कांटेक्ट को लगातार आप रखेंगे, क्लियर। जबलपुर में कोई 5 प्रमुख या प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थाएं बताइए हायर एजुकेशन की। सर जबलपुर में कई शैक्षणिक संस्थाएं हैं जहाँ पे बच्चों को कॉलेजेस हैं। जब से सबसे पहला है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, और इसके अलावा जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज जो मध्य प्रदेश का सबसे पुराना जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज है। इसके साथ ही जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है जहाँ पे कृषि की पढ़ाई की जाती है। इसके साथ ही वेटनरी विश्वविद्यालय है जहाँ पे वेट के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। और इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है जो मेडिकल के क्षेत्र में शिक्षा प्रदान करती है। ठीक, वेरी गुड, काफी अच्छा था आपका ये। आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार ही क्यों बनना चाहती हैं? सर असिस्टेंट रजिस्ट्रार सर मैंने शिक्षा पूर्ण करने के बाद एमपीपीएससी की तैयारी की, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन का एक मैं तैयारी कर रही थी, किंतु मुझे उसमें सफलता नहीं मिल पाई। इसी को देखते हुए मैंने अपने शिक्षा के क्षेत्र को चुना, जिसमें कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार एक एडमिनिस्ट्रेशन का पोस्ट होता है जो मुझे शिक्षा के क्षेत्र में एडमिनिस्ट्रेशन की पावर देता है या कार्य शक्तियाँ देता है। ठीक है। ऐसी वो कौन सी चीज़ है जिसने आपको मोटिवेट किया कि आपको असिस्टेंट रजिस्ट्रार पद पे ही जाना है? मैम असिस्टेंट रजिस्ट्रार एक एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट है जहाँ पे मैं अपने स्ट्रेंथ को यूज़ कर पाऊंगी। मैं एक हार्ड वर्किंग पर्सन हूँ, तो इस तरीके से मैं एडमिनिस्ट्रेशन में अपना हार्ड वर्क पुट कर पाऊंगी। मैं लोगों से अच्छे से कम्युनिकेट कर पाती हूँ, जिससे मैं अपने स्टाफ या वहाँ के स्टूडेंट से कम्युनिकेट कर पाऊंगी। मैं उस शिक्षा में भी अपना योगदान देना चाहूँगी, तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू वहाँ पे जो शिक्षार्थी हैं या बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके कल्याण के लिए काम करना चाहूँगी। एडमिनिस्ट्रेशन में यदि आप जाना चाहते तो और भी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं आपके लिए। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं आप, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को क्वालिफाई कर सकते हैं, सेंटर में कर सकते हैं, एज है भी आपके पास में, है ना। आईएएस पीएससी वगैरह के माध्यम से आप जा सकते हैं, काफ़ी अवसर है। तो आप स्पेशली असिस्टेंट रजिस्ट्रार को यूनिवर्सिटी, ऐसा ही क्यों, स्पेशल वही क्यों? जी सर, मैं कहीं और भी जा सकती थी, परंतु मैंने शुरू से एक लक्ष्य एआर को बनाया था, क्योंकि ये शिक्षा के क्षेत्र में मेरा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रुझान था, जिससे कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में ही पहले से ही कुछ काम करना चाहती थी, इसलिए मैंने एआर को चुना। ठीक है। आपके अकॉर्डिंगली असिस्टेंट रजिस्ट्रार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या-क्या होती हैं? मैम असिस्टेंट रजिस्ट्रार वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन संभालता है, तो उसमें स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स होते हैं, एडमिशन्स होते हैं, उनके एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने होते हैं। तो उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि जो शिक्षा है वहाँ पे शिक्षा स्टूडेंट्स हैं उनके रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाए। दूसरा वो एस्टेब्लिशमेंट भी संभालता है, तो वहाँ पे जो इसमें स्टाफ हैं उनके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करे, उनकी सैलरी या पेंशन जो उनकी उनको संभाले। तीसरा वहाँ पे फाइनेंस का भी होता है, तो वहाँ पे जो परचेजिंग करनी है उसकी भी जानकारी रखें। ठीक है, मैं थोड़ी सा रोकना चाहूँगा। आपने ये आंसर काफ़ी अच्छा दिया और सही लाइन लेंथ में था आपका ये वाला आंसर जो लास्ट आपने दिया। इसके पहले जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन था, पहली बात तो आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड आप बोल रहे हैं ना वो क्लियर नहीं आ रहा, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है शायद आप उसको गलत तरीके से स्पेल कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगा, है ना। शायद डिस्टेंस के कारण भी मैं ना सुन पा रहा हूँ। वहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यदि वहाँ कुछ मिस्टेक है तो उसको सुधार लीजिएगा। नहीं तो इंटरव्यू बोर्ड में प्रायः जो सीनियर मेंबर्स ही होते हैं
एज होती है उनकी काफ़ी, तो खासकर सुनने को लेकर के वो चाहते हैं कि आप क्लियर जी, बोलें, कम क्लियर से बोलें। कम। ठीक, पॉइंट 1। दूसरा जो आपका आंसर था कि किस बात ने आपको प्रेरित किया असिस्टेंट रजिस्ट्रार बनने के लिए? क्योंकि आपका बिल्कुल उसके प्रति डिवोशन है, वही आपका एकमात्र टारगेट है और सारी बातें हैं जो आपने कही, वो आंसर मुझे उतना सैटिस्फाइंग नहीं लगा। ठीक? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कहा जाए कि किस बात ने आपको प्रेरित किया? देखिए, सारी बातों ने प्रेरित किया। ठीक? सेवा करना चाहते हैं, सही बात है, परंतु उसके अलावा बाकी चीज़ें भी हैं और ये सब लोग जानते हैं। ठीक है? बट ये है कि उन बातों को उस तरीके से अपन प्रस्तुत करें, तो एक सीक्वेंस में अपन उस बात को कहेंगे क्योंकि वो आपको पर्याप्त टाइम दे रहे हैं, आपको टोक नहीं रहे हैं वो, जब जी। तक आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो जा रहा। तो मेरे ख्याल से आपके आंसर में वैराइटीज़ होनी चाहिए कि सर, पहली बात तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है सर, जी, आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं, ऑफिसर ग्रेड की पोस्ट है सर, जी, वेतनमान काफ़ी अच्छा है, जी, ठीक? आर्थिक सुविधाएँ हैं, जी, जिसको अपन वेतनमान बोल रहे हैं, सेवा शर्तें काफ़ी अच्छी हैं सर, जी, एक प्रतिष्ठित पद कहलाता है, जी। पावरफुल नहीं कह रहे हैं, पावरफुल हाँ, तो है ही, वो तो पर कह नहीं रहे हैं, ध्यान प्रतिष्ठित। रखो। काफ़ी प्रतिष्ठित पद कहलाता है सर। मैंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान मैं उनको काफ़ी पास से देखा, उन पद पर कार्य करने वाले लोगों को, हुँ, तो उससे मैं काफ़ी प्रेरित हुई हूँ सर। मैं एक मैम को, दीदी को, भैया को, सर को जानती हूँ, मैंने उनको देखा डेफ़िनेटली वहाँ से भी, वह भी मुझे प्रेरित करता है। इसके साथ-साथ सर, अभी वर्तमान में मेरे पास में एज है और मैं अपना एक प्राइम टारगेट लेके चल सकती हूँ, इतना मेरे पास में समय है, इसलिए मैं उसको टारगेट कर रही हूँ। साथ ही साथ विद्यार्थियों का कल्याण, शैक्षणिक सेवा, प्रशासनिक सेवा, जितनी भी सेवाएँ हैं, जो भी आपको बोलना हो, वो भी देना चाहती हूँ। यानी हुँ, आर्थिक हित भी हैं, सेव व्यक्तिगत हित भी हैं भी आपके, हाँ, जी, ठीक? समाज का हित भी है कि आप समाज की भी सेवा करना चाहते हैं। एक बैलेंस आना चाहिए वो आंसर। ये नहीं लगना चाहिए कि बोले साहब इतनी ज़्यादा सेवा का शौक है, तो फिर आप कहीं जाकर सेवार्थ संस्थान डाल लीजिए, हुँ, फिर आप अधिकारी ही क्यों बन रहे हैं? एक ये क्वेश्चन भी होता है, तो उसको एक बैलेंस वे में बताएँगे। हुँ, तो मैं यही कहता हूँ कि साहब आपको वाक़ई में जिन-जिन बातों ने प्रेरित किया हो, हुँ, बोले सर शैक्षणिक कारक ने प्रेरित किया सर, आर्थिक कारण ने प्रेरित किया सर, प्रतिष्ठा वाले यानी सम्मानित पद सामाजिक कारण ने प्रेरित किया, ठीक? जो प्रशासनिक सुविधाएँ हैं उन्होंने प्रेरित किया, प्लस आपके अंदर भी एक अच्छा भाव है, यूनिवर्सिटी के प्रति, वहाँ के विद्यार्थियों के प्रति, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति, आप समाज को कुछ देना चाहते हैं, शैक्षणिक क्षेत्र में कुछ देना चाहते हैं, उसने भी प्रेरित किया, मना नहीं कर रहे, परंतु इसके अलावा अन्य फैक्टर भी वर्क कर रहे थे, क्योंकि हम एक इंसान हैं, हुँ। ठीक? ज़्यादा आइडियलिस्टिक आंसर हो जाएगा तो फिर कहेंगे पक्का आप गांधी हैं, वो तो मुझे वही बहुत डर आगे की लगता चीज़ है हो गई वो बोलने बात। से। नहीं, नहीं, बोल देखिए आप सकते हैं? बोल सकते हैं, ठीक है। बशर्ते बस उन शब्दों को अपन शब्दों को उस सँभालते हुए। पिच में रखेंगे, उस तरह से बोलेंगे हाँ, कि वो हर्ट भी ना करें, ठीक है। ईमानदारी से बात भी प्रस्तुत करें, ये होना चाहिए थोड़ी-सा, क्लियर है? और जब कई बार ऐसा बोल दिया जाता है कि जैसे आपने कहा सेवा, 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 ये 3-4 बार आपका आ गया, हाँ, तो फिर वहाँ पर यही बात आएगी, जो क्वेश्चन होगा, मैं आपको क्वेश्चन ही बता रहा हूँ, वहाँ क्वेश्चन ये आता है, कई बार पूछ देते हैं कि यदि आप सेवा करना चाहते हो, तो सेवा करने के कई माध्यम हो सकते हैं। आप एनजीओ भी खोल सकते हैं, आप कोई पॉलिटिकल पार्टी भी जॉइन कर सकते हैं, वो भी तो जनसेवा करते हैं, समाज सेवा करते हैं। आप किसी आश्रम में जा सकते हैं, किसी धार्मिक संस्थान में आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी आप समाज की सेवा कर सकते हैं। आप अकेले भी हुँ, सेवा कर सकते हैं, कहीं पर आप हुँ, पौधे भी लगा रहे हैं, तो आप समाज की सेवा कर रहे हैं। सड़क से कचरा उठा रहे हैं, तो भी आप समाज की सेवा कर रहे हैं। इस प्रकार से भी तो आप सेवा कर सकते हैं। हाँ, ज़रूरी थोड़ी है कि पद पर आप आएँगे, तभी आप सेवा कर तभी कर पाएँगे। पाएँगे। आप गरीब बस्तियों में जा कर के वहाँ गरीब बच्चों को पढ़ा सकते हैं, पढ़ा तो सेवा सकते कर हैं। सकते हैं। हाँ, ज़रूरी थोड़ी है कि आप बड़े जो एजुकेशनल हायर एजुकेशन के बच्चे उन्हें ही पढ़ाएँ तभी सेवा होगी। जी, तो ये थोड़े से टफ क्वेश्चन क्वेश्चन है। निकलते हैं। जी, क्या आंसर देंगे आप इसका? हाँ, मुझे अभी पता नहीं है। नहीं, इनको पता करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये वो आंसर है, अगर फैक्चुअल क्वेश्चन है, उसको आप सॉरी बोल सकते हैं इसको नहीं कि बोल मुझे नहीं सकते। मालूम, लेकिन यदि कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तो आप नहीं बोल पाएँगे। ठीक है? एक थीम बता देता हूँ मैं। मेरे ख्याल से ये एक सही दिशा में आंसर होना चाहिए।
इसका कोई एक फिक्स आंसर नहीं है, सभी अपने अपने दृष्टिकोण से बता सकता है। ठीक, ईमानदारी परख दिया गया आंसर ही सबसे अच्छा आंसर होता है। एक बैलेंस आंसर ही सबसे अच्छा आंसर होता है, जिसमें सत्य की शक्ति हो वो आंसर सही होता है। ठीक, और थोड़ी सी स्मार्टनेस भी होनी चाहिए, थोड़ी सी अपने तरफ से खोपड़ी भी लगानी पड़ेगी, सच बात तो है। ये आंसर इसका हो सकता है, मे बी आप भी दिमाग लगाइएगा, आप सोचिएगा वाकई में आपको किन बातों ने प्रेरित किया है, क्या लगता है क्यों, तो सबकी अलग अलग है पर्सनैलिटी, है ना। एक पहलू यह भी इसका हो सकता है सर कि डेफिनेटली सर आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। पहले तो क्या बोलोगे, एग्री, एग्री। कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सड़क से कचरा उठाना भी राष्ट्र की सेवा है। जी, जी। इस देश में सड़क से जो व्यक्ति कचरा उठा रहा है, झाड़ू लगा रहा है सुबह 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, धूल भी उठा रहा है, तो वो भी राष्ट्र की सेवा कर रहा है। निश्चित रूप से बात बिल्कुल सत्य है। उसका भी उतना ही योगदान है जितना इस राष्ट्र के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति महोदय, ऊंचे पदों पर बैठे पदे पर व्यक्तियों का योगदान है। अधिकारियों की तो बात ही क्या, जी, वह भी राष्ट्र सेवा कर रहा है, सच्ची राष्ट्र सेवा कर रहा है। जी। वे भी राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, अन्य लोग भी। आप भी प्रशासनिक पद पर जाएंगे, आप करेंगे, तो पहले आपको इस बात को एग्री करना कि यस सर हाँ, या यस मैम, जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछा, कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वह भी राष्ट्र सेवा, उस प्रकार से भी राष्ट्र सेवा की जा सकती है, और निश्चित रूप से वो लोग राष्ट्र सेवा कर रहे हैं। आप इस बात पर एग्री हैं, मना नहीं कर रहे आपको। ठीक, क्यों? क्योंकि इससे कहीं ना कहीं ये भी निकलता है कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। ठीक है, ये उससे मीनिंग भी निकलता है, और वो बहस का बहुत लंबा विषय है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये, तो आप पहले बताएंगे। जी सर, मैं आपकी इस बात से एग्री करती हूँ कि वह भी राष्ट्र सेवा है। एनजीओ भी, प्राइवेट संस्थान भी, धर्मार्थ संस्थान भी, वहां पर भी राष्ट्र की सेवा अपन कर सकते हैं, करते हैं लोग। आप एग्री, क्लियर, इतना पॉइंट समझ गए आप। अब इसके बाद का जो अगला पॉइंट आता है उसको गौर करिए कि सर राष्ट्र की सेवा के लिए मेरा सोचना या मेरा मानना यह कि अधिकतम संसाधन चाहिए, और इस राष्ट्र का जो सबसे बड़ा सेवक है वह इस देश की सरकार है। और सरकार का यदि वरद हस्त मेरे सिर पर हो तो मेरे पास संसाधनों की कमी नहीं होगी, और मेरे हाथ एक की बजाय 1000 हो जाएंगे, और मैं ज्यादा लोगों की सेवा कर पाऊंगा। वो ज्यादा व्यापक क्षेत्र में की गई राष्ट्र सेवा होगी। इसलिए मैं इस पद पे आना चाहती हूँ। समझ में आई बात क्या कहा मैंने? समझ में आया क्या बोल रहे अपन? पहली बात तो आपसे एग्री, हाँ, सड़क पर झाड़ू लगाकर भी हम सेवा कर सकते हैं, लेकिन यदि कोई ऐसा माध्यम हो कि हम एक साथ 100 सड़कों पर झाड़ू लगा सकें, जी, तो राष्ट्र जी, की ज्यादा सेवा है। जी, और इस राष्ट्र का सबसे बड़ा सेवक कोई एनजीओ नहीं है, जी। हुँ, कोई संस्थान नहीं है। सबसे बड़ी सेवक कौन है? सबसे कल्याणकारी संस्थान भारत सरकार है, हमारा संविधान है। क्यों? क्योंकि वह विदाउट किसी प्रॉफिट के करता है, जी, समस्त नागरिकों के लिए करता है। उससे बड़ा कल्याणकारी कोई है ही नहीं। जी। उससे ज्यादा आज तक कल्याण 47 से लेके आज तक किसी ने नहीं किया, ना कोई कर सकने में सक्षम है। ना अडानी कर सकता है, ना अंबानी कर सकता है, हाँ, ना कोई अन्य प्राइवेट संस्थान कर सकता है। जो कार्य राष्ट्र की सरकार कर सकती है। तो सबसे प्रमुख जो सेवक है वह कौन है? वह सरकार है हमारे देश की। इसलिए मैं सरकार में आना चाहती हूँ। यही वजह कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री महोदय हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी, वह भी अपने आप को प्रथम सेवक बताते हैं। हुँ, क्लियर है? तो जब आप इस एंगल पर आंसर को जोड़ेंगे, लिंकअप करेंगे, मैंने आपको एक रॉ बताया है, ठीक है, हाँ, उसको आप सोचिएगा, विचार करिएगा, लिंकअप करिएगा, और अपने शब्दों में जो आपके लिए सरलतम हो बोलने में, उस प्रकार से प्रस्तुत करिएगा। प्रैक्टिकल एप्लीकेबल आंसर हो जाता है। हुँ, कई बार टफ क्वेश्चनों से थोड़ी सा हुँ, आपको फेस टू फेस भी डील करना पड़ सकता है। ठीक है, तो कंक्लूजन सारी बातों का ये है कि सबसे बड़ा जो सेवक है इस राष्ट्र का, अगर कोई संस्थान है या कोई बॉडी है या कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो भारत सरकार है। सबके लिए कल्याण करे, चाहे महिला हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे दिव्यांग हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे बहुसंख्यक हो, चाहे कोई हो, गांव के हों, शहर के हों, बच्चे हों, वृद्ध हों, कहीं के भी हों, साहब, सभी की निस्वार्थ भाव से सेवा करती है कौन? भारत सरकार, राज्यों की सरकार। उनके पास संसाधन है, उनके पास लीगल अथॉरिटी संसाधनों को कलेक्ट करने की, टैक्स इत्यादि वगैरह के माध्यम से। तो यदि मैं उसमें शामिल होता हूँ और ईमानदारी से अपने कार्य को करता हूँ या करती हूँ, तो मेरे जो हाथ है या जो मेरी कैपेसिटी है किसी प्राइवेट या किसी रिलीजियस या किसी अन्य संस्थानों के कंपैरेटिवली वो ज्यादा हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं ज्यादा राष्ट्र सेवा कर पाऊंगा। मैं अपने को आंसर में ये कहना चाह रहा हूँ। क्लियर है? आपको समझाने के लिए मैंने उसको 5 मिनट तक ठीक है। डिस्क्राइब किया, 7 मिनट 10 मिनट तक। यदि मुझे शॉर्ट में बोलना होता तो मैं बिल्कुल यही कहता, बिल्कुल संक्षेप में, कि सर डेफिनेटली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं।
आपकी बात बिल्कुल सही है, परंतु मेरा मानना ये है कि सर सबसे बड़ा जो राष्ट्र का सेवक है वो भारत सरकार है, और भारत सरकार का प्रत्येक कर्मचारी भारत सरकार के संसाधनों का उपयोग करते हुए अधिकतम मात्रा में राष्ट्र की सेवा कर सकता है यदि वह अपने काम को विधिवत करता है, और उसके माध्यम से वो अधिकतम लोगों का कल्याण सुनिश्चित कर सकता है, जो कि अन्य प्राइवेट या अन्य माध्यमों से संभव नहीं है। और जिस प्रकार से यह जो पद निकाला गया है उसमें मेरे पास में यह अपॉर्चुनिटीज रहेगी कि मैं अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण कर सकूं, इसीलिए मैं शासकीय सेवा में इस पद पर आना चाहता हूँ। क्लियर बात है? कुछ इस प्रकार से और वो आगे पूछते थे पर अपन उसको और डिस्क्राइब करते, बट उनने पूछा है तो अपन उनको समझाएंगे नहीं, अपन अपना व्यू रखेंगे और चुप हो जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर कभी भी कम से कम में सुनना चाहता और बिल्कुल पसंद नहीं करता कि भैया टीचर हो जैसे हमको समझाओ मत, समझे ना, कभी नहीं पसंद करेंगे वो। तो आप अपनी बात को 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन में कहके समाप्त करके बैठ जाएंगे। क्लियर है? तो ज्यादा एक्सप्लेनेशंस के साथ में, ज्यादा एग्जांपल्स के साथ में वो पसंद नहीं करते, ये भी ध्यान रखना, ये भी बैलेंस रखना है। क्लियर है? अगर उनको जानना होगा, क्योंकि वो देख रहे हैं हाँ समझ गया तुम्हारा व्यू क्या है, बोले हाँ स्मार्ट हो, तुम्हारे आंसर समझ में आ गया, नहीं इतने में जज कर लिया, बोले बाकी हम जोड़ लेंगे तुम्हारे आंसर में, ये बंदा स्मार्ट है। इनसे पूछा क्वेश्चन, ये बोल नहीं पा रहे, ढंग से नहीं बता रहे, इसका मतलब नहीं नहीं अभी तुम्हें बहुत सीखने की जरूरत है बेटा, बोले अभी रुको, बाद में सोचेंगे तुम्हारे बारे में। ठीक है, तो 1 मिनट में पकड़ लेते आंसर, जहां से आपने उठाया ना थीम को वहीं से पकड़ लेते कि सही बोलेगा कि नहीं बोलेगी। यही वजह कि कई क्वेश्चनों के आंसर देने के दौरान में विद्यार्थियों को बिगनिंग ही में वो टोक देंगे, बोले चुप हो जाओ, रहने दो, पता तुम कितना ही अच्छा भाषण दे दो, मान लो तुम गलत ही शुरुआत करे हो, गलत जा रहे हो, तो तुम अपना भी समय बचाओ बेटा, हमारा ही बचाओ, अगला क्वेश्चन पूछ लेंगे तुरंत। ठीक है बेटा, नहीं मालूम छोड़ो उस बात को, आगे बढ़ो। क्लियर है ये बात? ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर आप। जैसे कि आपका नाम है प्रतिभा, तो आप में ऐसी कौन सी विशिष्ट प्रतिभा है जो यहाँ जितने भी कैंडिडेट्स आए हैं उनसे आपको अलग करती है? मैम मेरे अंदर सहयोग की भावना है। मैं सारे जो मेरे स्टाफ होते हैं या फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ सहयोग के साथ कार्य करती हूँ। ये मेरे अंदर एक कोऑपरेट करने की भावना है। साथ ही मैं हार्ड वर्किंग हूँ। मैं अपने कार्य के प्रति बहुत ईमानदार और हार्ड वर्किंग हूँ, जिससे कि इसको पूरा करने में अपनी पूरी शक्ति लगा देती हूँ। ठीक है आंसर, बट कमजोर है ना, इस पे वर्क करेंगे अपन। मेरा क्वेश्चन है आपसे कि यूनिवर्सिटीज की जो हायरार्की प्रोटोकॉल है, टॉप 5 बताइए आप। यूनिवर्सिटीज के जो ऑफिसर्स होते हैं उनका प्रोटोकॉल ऊपर से शुरू करते हुए सबसे ऊपर से नीचे। सर मैं मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय की हायरार्की बताऊं या सेंट्रल यूनिवर्सिटी की? आप बताइए मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का। सर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हायरार्की इस प्रकार है कि सबसे पहले विजिटर होते हैं जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, उसके बाद चांसलर होते हैं, उनके नीचे वाइस चांसलर होते हैं, उसके नीचे फिर प्रो वाइस चांसलर आते हैं, वेरी गुड। जिनके अंडर फिर रजिस्ट्रार, फिर असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, डेप्यूटी रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार। ठीक है, वेरी गुड। एमपी स्टेट यूनिवर्सिटीज की बता दीजिए। सर एमपी स्टेट यूनिवर्सिटी में हायरार्की इस प्रकार है कि सबसे पहले चांसलर होते हैं, उसके अंतर्गत वाइस चांसलर आते हैं, फिर कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, देन रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार। ठीक, वेरी गुड, काफी अच्छा आंसर था ये आपका। और मैंने जानबूझकर पहले सेंट्रल वाला पूछा, एग्जामिनर भी ज्यादातर ये करते हैं, क्योंकि अगर सेंटर वाला बता दिए तो पक्का है कि स्टेट वाला बता दोगे, क्योंकि उसका थोड़ी सा टफ होता है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, जब आपने बोला कि साहब विजिटर होते हैं और आपने कहा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो वहां पर कभी भी जब भी हम राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय को ऐड करेंगे तो ऑनरेबल, ठीक, माननीय, और मान लो मिस हो ही गया कि भूल ही गए अपन, हाँ बोल ही बैठे राष्ट्रपति महोदय, जी तो लगा ही देना, महोदय तो लगा ही देना, जी आखिरी में जी तो लगा सकते हैं, पता चल गया अपन से गलती हो ही रही है, जी शब्द निकल चुका है, कमान से तीर छूट चुका है कि राष्ट्रपति जी होते हैं। क्लियर बात है? नहीं तो पहले से ही आदत में ले आएंगे अपन ऑनरेबल चीज। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर बात है ये? जी जुडिशरी के बारे में बात हो, जी उच्च न्यायालय के बारे में बात हो, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बात हो, उनके जजेस के बारे में जब भी बात होगी तो आप पहले वो वर्ड ऐड कर लेंगे,
ठीक बाय डिफॉल्ट फ्रेमिंग कर ली, जो चीज की आगे भी काम हाँ। आएगा आपको, है ना। तो ये चीज होनी चाहिए। इस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग निकलेगा। जो आपने आंसर दिया बहुत अच्छा आंसर दिया और सही आपने बताया हुआ है। इस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी वहां पर। एक टफ क्रॉस क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, सीधे सीधे इजी वाले पूछे बिना, कि क्या वजह है कि मध्य प्रदेश या किसी राज्य की यूनिवर्सिटीज की हायरार्की में सबसे नंबर 1 पे कौन आ रहे हैं? चांसलर। ठीक है। जबकि सेंटर वाले में चांसलर किस नंबर पे आ रहे हैं? सेकेंड नंबर पे। ऐसा क्यों हुआ? जी। जबकि वर्ड तो सेम है, ऐसा क्यों हुआ? चलिए, ध्यान देने वाली बात है। जो राज्यपाल महोदय होते हैं, मैंने राज्यपाल महोदय कहा, जी। ठीक है। हाँ। राज्यपाल महोदय की नियुक्ति माननीय राष्ट्रपति महोदय करते हैं, जी। ठीक। जी। उनके द्वारा राज्यपाल महोदय की नियुक्ति की गई। जी। यही वजह है कि अपन उनको क्या बोले हैं, राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों का चांसलर। कुलाधिपति, हिंदी में, इंग्लिश में अपन ने चांसलर जी। कहा, ठीक। यानी वो जो पद है अपॉइंटेड बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, जो अपन ने बात कही, वो पद के लिए अपन एक खास स्पेसिफिक टर्म यूज कर दिया। अब बात आ रही है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की। जी। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में सेम वही पद नहीं रहता है, जबकि खुद वहां कौन है? माननीय राष्ट्रपति महोदय हैं, जी। ठीक। तो उस पद नाम से ऊपर तो चाहिए। तो यही वजह है कि वहां पर अपन ने क्या, एज अ विजिटर के रूप में, एज अ माननीय राष्ट्रपति महोदय, और उनके बाद में फिर से चांसलर। यानी स्टेट वाली जो यूनिवर्सिटी होती है वो 2 नंबर से शुरू होती हैं। सेंटर वाले में अगर आप हायरार्की देखो तो 1 से शुरू होती है सीक्वेंस। 1 पे कौन है? माननीय राष्ट्रपति महोदय। फिर कौन होते हैं आपके? चांसलर। चांसलर महोदय, कुलपति महोदय, ठीक है, तो गवर्नमेंट में कुलाधिपति मैच महोदय। ना करे। मैच नहीं करना, सेम नाम नहीं होना हाँ चाहिए। हाँ। जी सर। हाँ, बहुत क्लियर। हाँ। समझ गए बात को मैं क्या कह हाँ। रहा हूँ? और डिस्कस कर लेंगे अपन इस पर डिटेल में, और आप स्टडी कर लीजिएगा इस चीज को। यही वजह है कि वो नहीं रख सकते ना, वो जी वर्ड जी ही जी, नहीं रख बिल्कुल सकते हैं। सर। सर हाँ। क्लियर है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही उनको अपॉइंट करते हाँ, हैं, तो उनका पोस्ट उनके वो बराबर खुद नहीं कैसे हो ग्रहण सकता। करेंगे? नहीं हो सकता उनके जी। बराबर। क्लियर जी। बात है ना? जी। सिंपल सी चीज तो यही है। हायरार्की मेंटेन ही करनी है यहाँ पे भी। ठीक, चलिए। आरटीआई एक्ट पढ़ा है आपने? जी मैम, मैंने पढ़ा है। तो वो किस डेट को अधिनियमित हुआ था? मैम, आरटीआई एक्ट 12 अक्टूबर 2005 में अधिनियमित हुआ है। क्या आप सिक्वेंसली बता सकते हैं कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार, सहायक कुल सचिव के कार्य क्या होते हैं? सर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के कार्य में एडमिनिस्ट्रेशन, ये रजिस्ट्रार के अंदर काम करते हैं। इनके पास स्टूडेंट के रिकॉर्ड मेंटेन्स करने का काम होता है। साथ ही एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने का काम होता है। साथ ही जो वहाँ पे एम्प्लॉयज हैं उनका डेटा मेंटेन किया जाता है, उनकी सैलरी का डेटा मेंटेन किया जाता है, पेंशन का डेटा मेंटेन किया जाता है। अगर वहाँ पे किसी प्रकार की खरीदी होती है तो इनमें भी इनका काम इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है। मैं शुरुआत जो आपने उठाई थी वो ठीक नहीं थी। मुझे ऐसा लगा जैसे कि अपन उस पद को पर्याप्त वैल्यू नहीं दे रहे हैं। अच्छा। सहायक कुल सचिव, असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो होते हैं, वह कुल सचिव की सहायता के लिए होते हैं, उनको असिस्ट करते हैं, इसलिए उनको सहायक, ठीक। क्योंकि वैसे भी कुल सचिव महोदय डिप्टी, फिर देन असिस्टेंट रजिस्ट्रार होते हैं। क्लियर? तो उनको सहयोग करने के लिए होते हैं, पॉइंट 1। मैंने आपसे कार्य पूछा था असिस्टेंट रजिस्ट्रार के, तो हाँ। आपको ये बताना था कि सर सबसे पहला कार्य तो उनका यही होता है कि उनकी सहायता करना, सहायता। क्योंकि उनके स्पेसिफिक वर्क नहीं मिलेंगे आपको, जी। कि उनके लिए कोई स्पेशली हाँ। आपको वर्क दिया हो एक्ट में, हाँ। वो आपको नहीं मिलेगा। नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो वहां से थोड़ी सा उठाते हैं और फिर उसके बाद में एज अ आप उनके जो सेकेंडरी वर्क्स हैं उनसे जोड़ते हुए कि सर इन कार्य में सहायता करना, इन कार्य में, वो बता सकते थे अपन। क्लियर है? जी। और भी कोई क्वेश्चन पूछना है आपको? चलिए, एक चीज के लिए और मैं बोलूंगा। सबसे पहली बात तो आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन क्या था कि सर, पिछले जब हम इंटरव्यूज में अपनी क्या क्या अपनी था हुआ? काबिलियत बताते हैं कि हम हार्ड वर्किंग हैं या हम ईमानदार हैं, तो हम इसको कैसे, अगर उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि जस्टिफाई कीजिए कि आप कैसे ईमानदार हैं, ठीक है, कैसे माने हम आपकी बात को। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट जैसा कि मैंने आपको कहा कि भाई
आपने उससे कहा कि क्या सभी लोग तो पढ़ाई करते हैं, सभी लोग तो मेहनत करते हैं, तो आपको सबका नहीं पता है, ठीक है, ना सबसे आपको मतलब है, आपको अपना पता है। तो आप उस बात को जब आप कह रही हैं, जेन्युइनली कह रही हैं, तो आप सच बोल दीजिए। जी कई ऐसे क्वेश्चन होंगे जहाँ पर लगे कि आप इस बात को कैसे प्रस्तुत करें, जी इस बात को कैसे प्रस्तुत करें कि एग्जामिनर एग्री कर जाए, मान जाए। बिल्कुल मत सोचें कि कैसे प्रस्तुत करें, अच्छा ठीक है। जो जैसा उसको वैसा बोल दें। हाँ सिंप्लिसिटी जो होती है वो बेस्ट पॉलिसी, जो जैसा है वैसा ही बोल दीजिए। फिर तो आप इतना सोचने की बात नहीं कि इन शब्दों का उपयोग करते हुए इन बातों का, इतने संस्कार अपने बचपन से और इतने आप पढ़े लिखे हैं कि आपको मालूम है कि मर्यादा क्या है, और आप आंख बंद करके ही बोल रहे हैं और कम सोच विचार के ही बोल रहे हैं, तो भी आप सही ही बोल रहे हैं। तो जो जैसा उसको वैसा प्रस्तुत कर दीजिए, ठीक। जैसे कि आपका मैंने बताया कि आप सुबह वो 4 बजे से सर व्यायाम भी, उसके बाद में परिवार में घर में खाना बनाना, ठीक है, वो चीज़ें भी, उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई भी, अपने टेक्निकल ब्रांच को भी लेकर के चलना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी भी करना, इसमें ही बहुत चीज़ें हो जाती हैं। इसके साथ साथ घर में जो पापा जी हैं, अन्य लोग हैं, वृद्ध हैं, उनको मैनेज करना, काफ़ी मेहमान आते हैं, सब उनको मैनेज करना, ठीक। भाइयों की जो अपेक्षाएं आकांक्षाएं उनको लेकर के चलना, उनकी फैमिली को लेकर के चलना, एक ज्वाइंट फैमिली का होना, तो सभी चीज़ों को समय देना पड़ता है। उन सबके बाद में फिर अपने आप के लिए समय निकाल पाते हैं, आगे बढ़ने की तैयारी के लिए सोच पाते हैं। इन कारणों से मुझे लगता है कि मैं हार्ड वर्क करती हूँ। और जब मैं कहता हूँ, ये नहीं कहा आपने कि अपन दुनिया में सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, ये नहीं हाँ कह रहे हैं। मैं मैं करती डेफिनेटली हार्ड हूँ। वर्क करती हूँ, उसके लिए प्रतिबद्ध रहती हूँ, दृढ़ प्रतिज्ञ रहती हूँ, और भविष्य में कल को मेरे सामने इससे अधिक चुनौतियां भी आएंगी तो मैं उनका सामना करने के लिए तैयार हूँ। चाहे पढ़ाई के दौरान में, अपने शैक्षणिक जीवन या छात्र जीवन के दौरान, चाहे जब मैं पद पर आ जाऊंगी तब भी आएंगी, तो मैं उनका सामना करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। और मैं उनका सामना इसी संघर्ष, इसी मेहनत, इसी मजबूती और इसी मेहनत के साथ में करूँगा। तो चाहे फिर बोलिएगा, फिर उसके बावजूद भी उनको कोई चीज़ पूछना होगी, फिर वो आपसे इसके बारे में बोलेंगे, क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, आप लड़की हो क्या, बात ही नहीं है। अपन ने कहीं पर भी नहीं बोला कि मैं एक महिला होने के बावजूद भी, ये वर्ड यूज नहीं कर रहे अपन, उस पर एम्फेसाइज नहीं कर रहे कि मैं महिला हूँ, ठीक है। अपन ने कोई दया की भीख नहीं मांगी है, अपन ने अपने स्वाभिमान, अपनी गरिमा को लेकर चलते हुए कम से कम शब्दों में अपनी बात कही है। सुबह से रात तक की दिनचर्या थोड़ी सुना देंगे, काफी संघर्षपूर्ण जीवन है, और बाय डिफॉल्ट एक लड़की है तो डबल ही संघर्षपूर्ण है, पहले ही जान लो। तो कईयों के साथ तो ट्रिपल है, तब भी डिगे नहीं, अड़े हैं, प्रतिबद्ध हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, सफल नहीं हुए हैं, ये सही है, लेकिन जिंदा है दिल से भी और दिमाग से भी इतने समय से, ये बड़ी बात है। यही तो जीत है, यही जीत है कि अड़े हैं हम, उस रास्ते पर लगातार निरंतर बढ़ रहे हैं, इतने वर्षों से प्रयास कर रहे हैं। सफलता नहीं मिली, हो सकता है कोई कमी रही होगी, लेकिन प्रतिबद्ध हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लगातार बने रहना उस कठिन रेस में भी एक सफलता है। जरूरी नहीं है कि जिनको सिलेक्शन का लेटर मिल जाए, ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए, वही वह सफलता है। इसके बावजूद भी आप प्रतिबद्ध हैं, मेहनत कर रही हैं, अपने आप को पॉजिटिव रखती हैं, पथ पर रखे पथ से भटकाव नहीं है, एक लंबा संघर्ष का दौर रहा है, ये दर्शाता है कि मैं मेहनती हूँ, हार्ड वर्किंग हूँ, और आगे भी मैं इस परंपरा को लेकर के चलूंगी। कुछ इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। जी मैंने आपको ठीक है। 3-4 आंसर बता दिए, हाँ यदि उस पर बात आती है तो, क्योंकि आपके साथ में 2 बार इंटरव्यू हो गया और डेफिनेटली आप बोल बैठते हो। कई बार एग्जाम को लगता है कि नहीं, बड़बोलापन ना हो, पहली बात तो अपन को उसको बड़बोलेपन के रूप में प्रस्तुत नहीं करना, लेकिन बात कोई हो ही गई है, हाँ अब जब बोल ही रहे हैं कि नहीं, आपको क्यों योग्य माने इस पद के लिए, हाँ आप ही क्यों, आप ही क्यों सुटेबल हैं, आप ही, यस इतने सारे लोग आए हैं, तो फिर अपन को उस चीज को सिद्ध करना पड़ेगा। जी तो सार्वजनिक मंच पर जी आपको अपनी काबिलियत का परिचय तो देना पड़ेगा, जी वहाँ एग्जामिनर दया नहीं करते। जी। अपने आप को आप नहीं बताएंगी, तो दर्शाएंगी, फिर कौन? उनके सामने ठीक है प्रस्तुत करेंगी, अपना पक्ष नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। ठीक है। मजबूती के साथ में अपना पक्ष रखिए, और बिल्कुल ये नहीं सोचना ऐसा बोलेंगे तो क्या सोचेंगे वैसा, जो सत्य है हम तो सत्य बोलेंगे, आपको जो सोचना हो आप सोचना, हम तो सत्य को सत्य की तरह ही बोल देंगे, जो करते हैं वो बोलिए। और ऑटोमेटिक जो जेन्युइन होता है, उसकी शब्दावली इत्यादि से लगता है कि यार सच बोल रही हैं,
बात तो है। उसके लिए अलग से परिचय देने या सबूत देने की जरूरत पड़ती है। सामान्य लोगों में भी इतनी काबिलियत होती है कि सच बोलने वाले, प्राकृतिक तौर पर बोलने वाले व्यक्ति को पहचान जाती है कि नहीं यार ये सही बोला और ये तो बनावटी एक्टिंग कर रहे हैं। सामान्य आईक्यू, सामान्य आम जनता जिसका कॉम्पिटेटिव एग्जाम अन्य चीजों से, स्पेशलाइजेशन जैसी ब्रांचेस से कोई रिलेशन नहीं है, वो बता देगा। अनुभवी लोग बता देंगे, जो स्कूल भी नहीं गए हैं वो भी बता देंगे कि ये सही बोल रहा हूँ, ये सही नहीं बोल रहा हूँ। सत्य में वही शक्ति है। जो जैसा उसको वैसा प्रस्तुत कर दिए, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सोचा आपने, सोच रहे हैं, नहीं सूझ रहा ना, अटके मत रहो, जैसा है आप वैसे ही बोल दिया जाएगा। और ये इंटरव्यू का एक कड़वा सत्य है, आप अपने आप को ज्यादा छुपा नहीं पाएंगे। जो आप हैं, शुरुआत में तो छुप जाएगा कुछ देर तक, आपका बिहेवियर, आपकी शब्दावली, आपका तौर तरीका, आपके बनावटी शब्द शुरुआत में तो काम आ जाएंगे, लेकिन अंततः सपोर्ट या सहायता, जो आपका जेन्युइन व्यक्तित्व है, जो आप रियल में हैं, जो आपकी जेन्युइन शब्दावली है, जो तौर तरीका है, जो जीवन के अनुभव है, अंततः पार वही लगाएंगे। इस बात को समझ लीजिए। तो ज्यादा सोचने की नहीं, रूपरेखा अपन ने पहले बनाई, पूरा फॉर्म किया, हाँ इस क्वेश्चन को ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, इसका आंसर ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, लेकिन किसी को लग रहा नहीं इसका कैसे बोलना चाहिए, ऐसे में कहीं बुरा ना मान जाए या कहीं, तो सत्य बोलना चाहिए, ठीक है। फिर सत्य ही बोलना चाहिए, वो जैसा प्रोसेस करना चाहिए। क्लियर है? चलिए, और कोई क्वेश्चन आपको, और कोई डाउट कुछ पूछना है आपको? नहीं सर, ठीक है। ठीक है, आपका कोई क्वेश्चन? जैसे कि अगर हम इंटरव्यू में बोलते हैं कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ, तो क्या वो क्रॉस क्वेश्चनिंग में ये पूछ सकते हैं कि हाँ बाकी कैंडिडेट्स जो आए हैं इंटरव्यू के लिए वो हार्ड वर्किंग नहीं है क्या? डेफिनेटली क्रॉस क्वेश्चन होता है और होगा, और ये भी ऐसा होता है। ये बड़ी अच्छी बात है अपने आप में, काफी अच्छी बात है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा आपने कहा, देखिए दो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये था जो आपने कहा कि आपसे बात हुई और वहां पर उन्होंने कहा कि आप सिद्ध करो, आपने जो बात कही कि आप हार्ड वर्किंग कैसे माने, आपने कह दिया केवल ये थोड़ी ना मान लेंगे। एक क्वेश्चन वो था। ठीक, उसमें उन्होंने ये नहीं पूछा कि आपकी तुलना बाकी लोगों से, जबकि आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसमें आपने ये कहा है कि आप भी एक महिला हैं और भी कैंडिडेट महिलाएं आई हैं, आप भी पढ़े लिखे और भी लोग हैं, आप भी संघर्ष करिए अपनी लाइफ में और भी लोग संघर्ष कर रहे हैं। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन। ठीक, तो इसका जो आंसर होगा, आप इस चीज को कभी भी अपना, हम बताएंगे दुनिया में कौन लोग कितने संघर्ष कर रहे हैं, हम सभी से परिचित नहीं है। पहली बात, कोई मुझसे ज्यादा भी संघर्ष कर रहा होगा और कोई मुझसे कम भी संघर्ष कर रहा होगा। मैं अपने बारे में बता सकता हूँ या बता सकती हूँ, जब बाकी लोगों को कमिटमेंट नहीं दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, होंगे कोई ना कोई मुझसे भी ज्यादा काबिल होंगे। पहले ही अपन इस बात को जान के चले, मान के चले, दुनिया में बहुत लोग होंगे जितने अपन सोचते हैं उससे ज्यादा ही होंगे, ज्ञान विद्या मेहनत इत्यादि सब होंगे। ठीक, परंतु वहां आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आपको यही कहना चाहिए सर बाकी लोगों को तो मुझे नहीं पता सर, ना अपन उनको अच्छा बोल रहे हैं ना बुरा बोल रहे हैं, इस बात को समझो। पर बाकी विद्यार्थियों का तो मैं नहीं कह सकता, निश्चित रूप से आप कह रहे हैं तो आप सही कह रहे होंगे, परंतु मैं अपने बारे में ज्यादा जानता हूँ। और मैं निश्चित रूप से यह कह सकता हूँ कि यदि ऐसी कोई समय परिस्थिति आती है, यदि कार्य करने का अवसर मुझे मिलता है, अपनी योग्यताओं को साबित करने का, अपने श्रम को, अपनी मेहनत को, अपनी तपस्या को साबित करने का, तो निश्चित रूप से आपके प्रतिमानों पर खरा उतरने का मैं प्रयास 100% जनता के साथ में करूंगा, यह मैं आपको वचन दे सकता हूँ। इससे ज्यादा और कुछ दे भी नहीं सकते हो आप, और क्या कर लोगे आप? क्लियर है? इस पॉइंट को आप कहेंगे सर बाकी का नहीं मालूम, पर मैं अपना 100% दूंगा, ये मेरा वादा है। और वो चीज जब आप बोले तो वाकई में आप वो उस चीज को फील करें, ठीक है। सोचें, वो चीज दिखेगी आपकी बॉडी लैंग्वेज से कि सर हम यूं ही कोई भी कमिटमेंट नहीं करते, वो नेचर में है। जैसे आपको काफी समय नहीं, उसके बावजूद मैं आपको तैयार करवा दिया, पहले तो बहुत लोगों को मना किया, और जब फिर कि नहीं, अब आप बोल दिए कि साहब ऐसा टफ टाइम है पर मैं आपको दे दूंगा समय, तो फिर एनी हाउ फिर दिया जाएगा। कमिटमेंट है फिर वो, या तो उस काम को हाथ में लिया नहीं जाएगा, तो यदि उस काम को हाथ में लिया जाएगा तो
तो पूरी शिद्दत और पूरी ईमानदारी के साथ नहीं किया जाएगा। बाकी लोग भी करते होंगे, उनकी कोई आलोचना नहीं कर रहे हम, कुछ नहीं भी करते हो उनकी भी नहीं कर रहे हम, ना किसी की प्रशंसा है ना आलोचना है, हम अपने बारे में बता सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आपको मेरे ख्याल से अपने आप को वहां प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक, इसमें एक और कॉन्फिडेंस वाला पहलू भी वो आपका देख लेते हैं कि जब ऐसा कोई टफ टाइम आता है, आ ही गया एक ऑफिसर के रूप में, तो आप वहाँ कैसे डील करोगे। आपकी नजरें, आपके तेवर, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके चेहरे का वो तेज हैवी की बना के आए हो, या पाउडर का जो था वो पसीने के साथ में, इंटरव्यू के दबाव के साथ में धुल गया, वो चीज फिर चालू हो जाती है देखना उनको। अब वो लोग बहुत अनुभवी लोग होते हैं साहब, वेल एक्सपीरियंस लोग होते हैं वो, उनको जीवन का भी अनुभव है, शिक्षा है, शैक्षणिक क्षेत्र का भी अनुभव है, उनको आध्यात्मिक क्षेत्र का बहुत क्षेत्रों के माहिर लोग होते हैं, वो विद्वान लोग होते हैं। और कभी ट्राई मत करना उनके ज्ञान को, कभी नहीं करना। वो जब तक चाह रहे हैं कि आंसर दो, तब तक वो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कई बार विद्यार्थियों को लगता है कि हाँ हमने 15 क्वेश्चन के लगातार आंसर, उसने मौका दिया आपको, ये उसकी अच्छाई, ये तुम्हारा ज्ञान नहीं है, ये उसकी अच्छाई है बोर्ड की, जो तुम्हें बोलने का अवसर देगा। वरना वो शुरुआत वहां से उठाता ना, कि शुरुआत के 2-3 क्वेश्चनों पे ही वो रोक देगा। वो जहां चाह लेगा रोकना, फटाफट जो जवाब दे रहे हो, जहां चाह ले वो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि बोले साहब क्या बोले, सॉरी बोलने के लिए आप मजबूर हो जाएंगे। और वो अच्छा बिहेव करते हैं, कभी भी अप्रिशिएट करते हैं विद्यार्थी को, हाँ बेटा बोलो खुलकर। क्यों? क्योंकि एक एक्सप्रेशन भी एक कला होती है, क्वालिटी होती है। अपने आप को दबा के रखना, अपनी पर्सनालिटी को, ये एक बुराई होती है कई बार। जो आप हैं उसको प्रदर्शित करिए। क्यों? क्योंकि आज नहीं तो कल टफ टाइम पर, टफ सिचुएशन पर आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा अपनी पर्सनालिटी को। तो कई बार वो इस चीज को देखते हैं कि आप वैसे बिहेव कर रहे हो, बिल्कुल दबे सुखड़े से चले आ रहे हो, लूज कॉन्फिडेंस में हो, तो फिर वो पसंद नहीं करते कई बार। उनको चाहिए, उनको सामने आके शेर की तरह फेस करने वाला बंदा चाहिए, बंदा या बंदी, लड़का या लड़की, स्टूडेंट चाहिए उनको। तो इसलिए वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप बताइए कैसे आप। तो आपको वहां पर अपने आप को प्रस्तुत करना है, अपनी मार्केटिंग करनी है, बिना किसी आलोचना करे, बिना उन नैतिक नियमों को का उल्लंघन किए। कि साहब आत्म प्रशंसा करने के लिए तो कह रहे हैं, परंतु पर निंदा नहीं करना है। वो भी तब जब वो कह रहे हैं ऐसा करो, नहीं नहीं बताओ। नहीं तो अपन तो ना आत्म प्रशंसा करना चाहते हैं, ना पर निंदा करना चाहते हैं, यही नैतिक नियम है। पर जब वो बार बार एम्फेसाइज कर रहे हैं, तो फिर कम से कम इस बात को ध्यान रखें कि पर निंदा नहीं होगी, यानी दूसरों की निंदा किए बिना हम बताएंगे सर मुझ में। क्लियर बात है ये? कोई डाउट आपके क्वेश्चन को लेकर के? तो इन सारी बातों का यही चीज है कि साहब थॉट, आप समझ पाए मेरी थॉट में क्या बोलना चाह रहा था, बताना चाह रहा था। शब्द थोड़ी से मैंने जानबूझ के वैसे मॉडिफाइड नहीं किए कि हाँ मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैं सरलतम रूप में आपको बताना चाह रहा था, इसलिए मैंने सीधा सीधा आपसे कहा है। यदि मुझसे कोई प्रोफेशनल इंटरव्यू बोर्ड में पूछेगा तो मैं इन्हीं शब्दों का या इसी कॉन्सेप्ट का उपयोग करते हुए लगभग लगभग यही बात कहूंगा, थोड़ी सा मॉडिफाइड करूंगा। हाँ बड़ी क्लासिकल टाइप के और दिखने लगे, ब्यूटीफुल टाइप के सेंटेंस फॉर्मेशन दिखने लगे। बट ब्यूटीफुल दिखें वो बात की बात है, पहली बात अंदर हो उसमें कॉन्सेप्ट ब्यूटीफुल, ये पहली प्रायोरिटी होती है। अंदर खूबसूरती पहले होगा व्यक्ति में, मनुष्य में, लोगों में। बाद की बात है कि हाँ लोगों को दिख रही नहीं दिख रही, तो अपने आप दिखाई जाएगी, कब तक छुपेगी। समझे कॉन्सेप्ट? वहां थीम चेक की जाएगी, आपकी सोच, आपका दृष्टिकोण, आपका कॉन्फिडेंस, वे ऑफ टॉकिंग, बिहेवियर, नैतिकता, उदार तत्व, सामाजिक आर्थिक परिवेश को किस प्रकार से लेकर चलते, किस प्रकार से आप चीजों को बैलेंस करते हो, इन सब चीजों को आपके चेक किया जाएगा। कोई एक चीज नहीं चेक की जाएगी, आपका बायोडेटा बस है, या आपका कॉलेज में सब्जेक्ट क्या रहा है, या जिस पद के लिए आप आए हैं, सब कुछ नहीं। बहुत सारी चीजों, सबके प्रपोजनेट मार्क्स होंगे आपके, और उन मार्क्स को वो अलग अलग सेक्शन में आपको देते हैं, उन सेक्शनों के क्वेश्चन पूछेंगे, फिर वो आपको प्लस उसमें यह भी वो आपका पक्ष देखेंगे कि साहब एक क्वेश्चन इनका वाला और दूसरा आपका वाला, कि उन दो मिलते जुलते में आप डिफ्रेंशिएशन कर पा रहे हो कि नहीं, उनमें मूलभूत चीजों में अंतर निकाल पा रहे हो कि। क्लियर है ये बात? और किसी को कुछ पूछना है?
चलिए तो इसको समाप्त करें।